आप देख लो, तो ले लो। ये लाइफ रेंज में रखा है यार। शुरू कर लें। सरकार ने धान की खरीद बंद कर दी और अब की बार धान जो है लेट है। उसका कारण ये था कि बारिश की वजह से फसल खराब हो गई थी, दोबारा लोगों को बुआई करनी पड़ी। मेरे खुद के खेत का धान भी अभी तक पूरा नहीं कटा है और खरीद बंद करने की वजह से किसान का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। सरकार जानबूझ करके किसान को परेशान करने के लिए इस किस्म के निर्णय लेती है। आज दो चीज़ों की और बड़ी किल्लत है। जहाँ खरीद बंद कर दी वहीं डीएपी नहीं मिलता। जहाँ कहीं डीएपी है मिलता है तो उसके लिए बहुत लंबी कतार में खड़ा होना पड़ता है और उसके साथ में 400 से 600 रुपए की बेवजह की जो पॉइजन है, जिनका कोई ज़रूरत नहीं है, वो साथ में देते हैं कि आपको लेनी पड़ेगी। मतलब किस तरह से ज़बरदस्ती की जा रही है। सरकार को तुरंत जो है इन सब चीज़ों पे रोक लगानी चाहिए, पूरी डीएपी उपलब्ध करानी चाहिए, खरीद फिर शुरू कर देनी चाहिए। और ये खरीद जो है कम से कम 1 दिसंबर तक इनको इसी तरह से रखनी चाहिए ताकि किसान अपना धान मंडी में बेच सकें। वहीं उसके साथ साथ हमने अपनी पार्टी की तरफ से 5 लोगों की एक जिम्मेवारी लगाई थी जो जहरीली शराब की वजह से यमुनानगर में 27 लोगों की मौत हुई। हमने कहा भी आप जाओ, जाकर के पूर्ण जानकारी लेकर के आओ कि मामला क्या था। अब तक सरकार की तरफ से कोई भी नुमाइंदा इन मरने वालों के घर तक नहीं पहुंचा। मरने वाले टोटल गरीब लोग हैं और शेड्यूल कास्ट जाति से ज़्यादा संबंध रखने वाले हैं। वो जो शराब का ठेका था वो ठेका बंद था। जैसे कोरोना काल के दौरान चोरी से शराब बेची जाती थी, उसी तरीके से उस ठेके को आगे से तो सील किया हुआ था, लेकिन पीछे से ठेके से शराब निकाल करके जो जेजेपी से संबंध रखने वाले लोग हैं या कांग्रेस से संबंध रखने वाले लोग हैं जिनका सत्ता में भी, जिनके ऊपर सत्ता के लोगों का भी आशीर्वाद है, ये उन लोगों का काम था। वो लोग बेच रहे थे, केवल उनको पकड़ा गया है। उनको बचाने के लिए मैंने अखबार में पढ़ा था कि उन बोतलों में से फिर सैंपल लिए गए और सैंपल लेकर के ये दर्शाया गया है कि ये जो सैंपल है इसके अंदर कहीं भी शराब की उसमें जहरीली कोई ऐसी चीज़ नहीं आ रही जिसकी वजह से, मतलब उसका सैंपल फेल किया हुआ उन्होंने। कैसे उनको भी बचाएं, इसके लिए भी ये लोग इस काम में अभी से लग गए। इसलिए ज़रूरी हो गया कि उसकी जुडिशियल इंक्वायरी ही हो और किसी सीटिंग जज की देख रेख के अंदर उसकी इंक्वायरी हो। एसआईटी बनाने से आज तक किसी के साथ न्याय नहीं हुआ। एसआईटी तो अनेक मामलों में सरकार ने बनाई। शराब घोटाले में बनाई थी, सोनीपत के अंदर जब जहरीली शराब से लोग मरे उसमें बनाई थी, पानीपत में मरे उसमें बनाई थी, या उससे पहले भी इन्होंने एसआईटी का गठन किया। एसआईटी तो जैसी सरकार चाहेगी उस तरह की रिपोर्ट दे देगी, उसकी वजह से ही फिर इस तरह के काम करने वाले लोगों को बचाया जाता है। जहाँ इन लोगों के खिलाफ 302 के मुकदमे दर्ज करने चाहिए, वहीं मरने वाले जो लोग हैं उनके परिवार के एक एक सदस्य को नौकरी दे सरकार और 50-50 लाख रुपया मुआवजा दे। 2 तो ऐसे बच्चे थे जिनकी उम्र 26 और 28 वर्ष है, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो चले गए इस जहरीली शराब से। आप मान के चलो कि उनके घर में तो कोई कमाने वाला बच्चा ही नहीं, कोई मजदूरी करने वाला भी नहीं बचा। वो बच्चे कल को कैसे बड़े होंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे बच्चे आगे बढ़ेंगे? इसके लिए सरकार को ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए और तुरंत इसके ऊपर बड़ा संज्ञान लेना चाहिए। इसके साथ साथ
एक बड़ा ढिंढोरा पीटा जा रहा था प्रदेश के अंदर लगातार पिछले 4 वर्ष से 75% आरक्षण की बात कही जा रही थी। और जब कभी भी ये जेजेपी वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे उसमें बहुत ज़ोर शोर से इस बात को उठाते थे। जहाँ कहीं भी इन्होंने अपने छोटी मोटी चुनावी जनसभाएं करी या वैसे जनसभा करी, वहाँ भी यही कहा कि हमने 75% युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए कानून बना दिया। वो कानून जो बनाया गया था, कल हाई कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। और हाई कोर्ट ने जो उसमें रद्द किया है, जो लिखा है, उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसी भी योग्य व्यक्ति को आप जो है उसकी योग्यता के अनुसार नौकरी से रोक नहीं सकते। इसलिए हर आदमी का राइट है कि वो अपनी जॉब के लिए कहीं भी जा कर के अप्लाई करे, कहीं पे भी अपनी नौकरी कर सके पूरे देश के अंदर। जहाँ उसको रद्द कर दिया, इन्होंने युवाओं के साथ खिलवाड़ किया, युवाओं को रोजाना नए समझबाग दिखा करके उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया। अब इनको इस बात के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमें कानून बनाना नहीं आता। हम अगर कानून बनाया जाता सही ढंग से तो फिर कानून लागू हो जाता। कानून बनाने में जो त्रुटियां रखी गई है, जो कमियां और खामियां रखी गई है, वो 100% इंडस्ट्रीज के साथ मिल करके रखी गई है। उनसे इसके एवज में पैसा लिया गया होगा। ये तो भ्रष्टाचार का एक अड्डा बना था। इसमें तो केवल और केवल कैसे बच्चों के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ किया जाए, कैसे इसकी एवज में पैसा इकट्ठा किया जाए इंडस्ट्रीज से। इसलिए इस किस्म के अधूरे कानून बनाए गए। दीपेंद्र हुड्डा का एक बयान आ रहा था, मैंने देखा था, बड़ी जोर से कह रहा था कि इन्होंने कानून जो बनाया था वो गलत बनाया था। दीपेंद्र हुड्डा से पूछने वाला हो, तेरे बाप ने भी एक कानून बनाया था मुख्यमंत्री रहते। हरियाणा में 5 जातियों को आरक्षण दिया था, केवल राजनीति करी थी वोट की। जो राजनीति इन्होंने वोट की है, इसी तरह की भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी करी थी, कांग्रेस ने भी करी थी। 5 जातियाँ थी जिसमें जाट था, जाट के साथ बिश्नोई था, त्यागी था और रोड था, एक और 5 थे। उस वक्त भी इसी तरह का कानून बनाया गया था। आधा अधूरा कानून बना करके केवल कैसे लोगों का वोट लिया जाए, कैसे लोगों को गुमराह किया जाए, उसको बनाया। और वो कानून फिर हाई कोर्ट से रद्द हुआ, सुप्रीम कोर्ट से रद्द हुआ। रद्द होने के बाद नतीजा ये हुआ कि दोबारा जब लोगों ने उसकी डिमांड करी तो इनके गलत फैसले की वजह से 32 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। और जब वो 32 लोग जान गंवाई जिन लोगों ने, ये एक के घर भी नहीं जा पाए, क्योंकि उसके उतने ही दोषी थे। कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, चाहे बीजेपी का कोई सहयोगी है, ये केवल वोट की राजनीति करना जानते हैं। इन्होंने आज तक कोई ऐसा फैसला नहीं किया जिसकी वजह से आम आदमी को कोई राहत मिली हो, आम आदमी को कोई उसका फ़ायदा मिला हो। आज भी युवाओं के साथ बड़ा खिलवाड़ हुआ है। इसके लिए जहाँ इनको माफ़ी मांगनी चाहिए, जहाँ इनको शर्मिंदा होना चाहिए, मुझे लगता नहीं ये कहेंगे हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से भी फिर वही फैसला आएगा, फिर इनकी तसल्ली होगी अच्छी तरह से। आप आश्वस्त है सर सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि ये तो कोर्ट का मैटर है। आप किसका आधार, आपके पास क्या स्टडी है इसके लिए? जब कानून बनाने में कमियां और खामियां रखी जाती है तो फिर मान के चलो सुप्रीम कोर्ट अगर इसमें कुछ होता है तो हाई कोर्ट को वापस नहीं भेजते। फिर हाई कोर्ट को ये नहीं कहती सुप्रीम कोर्ट कि आप अपना फैसला करो। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को वापस किया था, उन्होंने कहा था कि आप इस पर फैसला कर दो। सर, जो जहरीली शराब का जो मामला है उसमें 2 अलग-अलग एसआईटी बनाई है। आप कह रहे हैं कि सिटिंग जज से जांच होनी चाहिए। आप अब दोनों एसआईटी की रिपोर्ट अगर अलग अलग आ गई फिर सरकार क्या करेगी? मतलब ये 2 एसआईटी बनाना भी ये मान के चलो कि किसी भी चीज़ को ठंडे बस्ते में डालना है। आपको मैं उदाहरण बता देता हूँ। पहले जांच कराई गई थी जो
कोरोना काल के दौरान शराब घोटाला हुआ, जो दारू स्टोर से निकाल करके बेची गई। पहले एक टीसी गुप्ता के एससीटी बनाई गई, एसआईटी नहीं, डिमांड एसआईटी की थी, एससीटी बनाई गई। उसमें गुप्ता की रिपोर्ट आई। गुप्ता ने किन लोगों को दोषी माना, सरकार ने सार्वजनिक नहीं किया। उसके बाद गृह मंत्री ने विजिलेंस से जांच कराई, विजिलेंस की रिपोर्ट भी सार्वजनिक नहीं हुई, कौन दोषी थे आज तक नहीं बताया गया। केवल पहली जांच को ठंडे बस्ते में डालने के लिए दूसरी जांच कराई गई, और दूसरी जांच होने के बाद उस पर कार्रवाई करने की बजाय ये कह करके मुख्यमंत्री ने उसको ठंडे बस्ते में फेंक दिया कि चीफ सेक्रेटरी की देखरेख में इस पे दोनों पे फैसला लिया जाएगा। आज तक वो फैसला नहीं आया। यही यमुनानगर में होगा कि 2 एसआईटी बना करके इन्होंने केवल और केवल कैसे दोषी लोगों को बचाया जाए, कैसे मरने वालों की मदद ना करनी पड़े, ये इसके लिए 2 एसआईटी इन्होंने बनाई है। दोनों की अलग अलग रिपोर्ट आएगी, फिर ये कहेंगे दोनों की रिपोर्ट अलग अलग है, हम किसी तीसरे से जांच कराएंगे, फिर तीसरे से चौथे से कराएंगे, इतने में इनका पीरियड खत्म हो जाएगा। गृह मंत्री कह रहे हैं हर लीड पर हम जो है कार्रवाई कर रहे हैं, जो भी गृह मंत्री की कोई भी बात पे कोई आदमी विश्वास नहीं कर सकता। गृह मंत्री की बात का कोई महत्व नहीं है। गृह मंत्री तो छोटे बच्चों की तरह से रूठ जाता है, बात बात पे डिपार्टमेंट में फाइलें वापस भेज देगा, फाइलें देखनी बंद कर देगा, फाइलों के ढेर इसके दफ्तर में लग जाते हैं। उससे किसका नुकसान है? गृह मंत्री का कोई नुकसान नहीं है उससे। उन लोगों का नुकसान है जिनकी फाइलें डंप होगी, कामकाज जो चल रहे हैं वो ठप हो जाते हैं, रुक जाते हैं। इससे आम जनता परेशान होती है। ये कोई तरीका थोड़ा ही है, जब चाहे जिस दिन चाहे मर्जी, आज मैंने हेल्थ छोड़ दिया, आज मैंने होम छोड़ दिया, आज मैंने फलाना छोड़ दिया। ये तो छोटा बच्चा बन गया। छोटा बच्चा रूठ नहीं जाता। वो कह रहे हैं कि सीएमओ के एक अधिकारी कर रहे हैं, मैं बैठक मैं मंत्री हूँ तो तुम इस्तीफा दे दे। तेरी जब कोई सुनता ही नहीं तो किस लिए बना बैठे, छोड़ दे इसको। सर, एक सरकार कानून ला रही है कि जो शव को लेकर रोडों पर प्रदर्शन करते हैं लोग, उन पर जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी, जुर्माना लगाया जाएगा। तो किस तरह से देखते हैं कि कानून बना दे, आने वाले टाइम में बीजेपी वालों पे लागू होगा। ये अपोजिशन में होंगे और ये सड़कों पे फिरेंगे, फिर रोज इनके ऊपर इनका बनाया हुआ कानून इन्हीं पे लागू हो जाएगा। सर, 28 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है, शीतकालीन सत्र बुलाने की तैयारी कर रही है सरकार। सर, आप ये जो धान खरीद बंद कर दी, समय रहते मतलब समय से पहले बंद हो गई है, या ये जो शराब से मौत का मामला है, इससे पहले भी सर पानीपत और सोनीपत में जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई थी, इन तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम करेगा। मैं हमेशा एक से दूसरे सत्र के दौरान जो भी सरकार की बेकायदगियाँ होती है उनमें अपनी तरफ से कॉलिंग अटेंशन देता हूँ। इस सरकार की नीयत सिर्फ ये है कि सेशन के नाम के ऊपर केवल 3 दिन समय खराब करना है, 4 दिन खराब करना है। 3 दिन से ज़्यादा सेशन चलाते नहीं, मैक्सिमम 3 दिन का सेशन आता है इनका। और उस 3 दिन में भी पहले दिन आधे दिन का है, अगले दिन फिर आधे दिन का, और उस 1.5 दिन का सेशन होता है एक तरह से, बड़ी मुश्किल से। बीच में कोई सैटरडे संडे डाल के उसको 5 दिन का दिखा देंगे। मैं अपनी तरफ से जैसे ही कोई सेशन की तारीख तय होगी कॉलिंग अटेंशन लगाऊंगा। और बहुत सारे मुद्दे हैं, केवल खाद बीज का नहीं, किसान का नहीं, शराब का नहीं, ये जो 75% वाला मामला है हम इसके ऊपर भी चाहेंगे कि ये कमियां और खामियां क्यों रखी गई, क्यों गुमराह किया गया, क्यों इस तरह के भाषण हुए इनके ऊपर, ये सारी चीज़ें हम रखेंगे। एक सर, सरकार कौशल रोजगार निगम के जरिए युवाओं को वो भी एक लूट का अड्डा है, केवल अपनी मनचाहे लोगों को नौकरी दी जाती है। उसमें एग्ज़ाम जो होता है वो साल साल पहले हो जाता है, कईयों को तो पता ही नहीं होता। आज मान लो किसी बच्चे ने मैट्रिकुलेशन करी है, 12th करी है, कोई 12वीं का बच्चा है जो आज 12वीं कर रहा है, उसका 1 साल पहले एग्ज़ाम हो गया, वो उसमें कैसे जाएगा, उसको रोज़गार कैसे मिलेगा। किसी ने आज ग्रेजुएशन करी है इस साल में, 1 साल पहले एग्ज़ाम हो गया, उसको कैसे चांस मिलेगा। ये सिर्फ ठगी के अड्डे बनाए इन्होंने अपने। सर, आप राजस्थान चुनाव होना है 25 तारीख को, वहाँ प्रचार प्रसार करने गए थे, तो किस तरह का माहौल लग रहा है? बीजेपी ने मैनिफेस्टो जारी किया कि 1000 से 3000 पेंशन का।
और काम नहीं है आपको कोई, स्वयं जेजेपी को जानते हो, पत्रकार हो, ले दे के एक नाम रट के आ जाए भी इसके ऊपर इससे पूछेंगे फिर कोई और टेढ़ी मेढ़ी बात करेंगे। उन लोगों का नाम मत लिया करो मेरे सामने, कोई आधारहीन बात मत किया करो। चंडीगढ़ पर अधिकार को लेकर उनकी पेंशन तू के 1000 से 3 करेंगे, 51 करा देनी। वहाँ नहीं जाके पूछेगा ये सवाल, तुम मेरे से पूछता है जो, उनसे पूछ जाके कि 51 क्यों नहीं हो तो छोड़ दो सरकार को। चौहान साहब, चंडीगढ़ पर अधिकार को लेकर पंजाब हरियाणा अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर बोलते रहते हैं। एक नई नोटिफिकेशन एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से निकाली गई कि पंचकुला का अगर बच्चा है तो उसको चंडीगढ़ में एडमिशन नहीं मिलेगी, आधार कार्ड पर पता चंडीगढ़ का होना चाहिए। मोहाली का बच्चा है उसको नहीं मिलेगी, सिर्फ चंडीगढ़। ये जो आरक्षण वाला जो मामला 75% वाला जो रद्द हुआ है, वो इसी इशू पे रद्द हुआ है कि इस देश के नागरिक को अधिकार है कि वो कहीं जा कर के रोजगार ले सकता है। इस देश में पैदा हुए बच्चे का ये अधिकार है कि वो किसी भी स्टेट में जा कर के एडमिशन ले सकता है। ये जो इस तरह की बातें थोपी जाती है, इससे लोगों को परेशानी पैदा करते हैं। ये जो कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिनको कोई काम नहीं, खाली बैठे हैं बेचारे, जो सारा दिन बैठ कर के चीफ मिनिस्टर के, गवर्नर के, सलाहकार के कानों में फूंक मारते रहते हैं कि जी ये चीज़ लागू कर दे अपने, और वो भी फिर ना समझ है जो इनकी बात सुनते हैं। अगर उनमें इतनी समझ होगी तो वो कह देंगे कि भाई क्यों, कल को अगर मान लो मेरा बच्चा जो है शिमला एडमिशन लेना चाहता है तो क्या उसको वहाँ एडमिशन नहीं मिलेगा? वो भी तो वहाँ जा कर के पढ़ेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं अपने बच्चे को जो चंडीगढ़ में पढ़ाऊँ या अपने बच्चे को मैं गांव के स्कूल में पढ़ाऊँ, ये हरियाणा के किसी शहर में पढ़ाऊँ। तो देखता है आदमी कि मेरा बच्चा कहाँ जा कर के एडजस्ट करेगा, कहाँ पढ़ेगा, कहाँ पढ़ाना है। तो माँ बाप की मर्जी है, इसमें आप ये चीज़ थोप नहीं सकते किसी पे। ये जो मैंने पढ़ी थी अखबार में कि चंडीगढ़ में अगर एडमिशन लेना है तो वहाँ का डोमिसाइल चाहिएगा, वहाँ का आधार कार्ड चाहिएगा। फिर तो इसका मतलब है जो चंडीगढ़ में अधिकारी बैठे इन्हीं के बच्चे पढ़ेंगे, बाकी तो नहीं पढ़ेगा कोई। एक और बात, बहुत सारे लोग ऐसे हैं चंडीगढ़ में जो जॉब करते हैं, जो चंडीगढ़ में रहते हैं। मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, मेरा आधार कार्ड मेरे गांव का है, तो ये कोई ज़रूरी थोड़ा ही है मेरा वोट कहाँ का बना हुआ है। फिर तो कल को ये भी कर देंगे कि भाई हरियाणा का आदमी अगर चंडीगढ़ का डोमिसाइल नहीं बनाएगा तो चंडीगढ़ में रह भी नहीं सकता, फिर तो थारा नंबर भी बाहर है। एक और ऐसा ही एक आदेश निकाला है सर, वर्ल्ड कप का टाइम है, 4 साल में वर्ल्ड कप आ रहा है, कह रहे कि कोई जश्न जो है नहीं मनाया जा सकता, कोई स्क्रीन नहीं लगा सकते, इस तरीके की बातें भी सामने आई हैं सर। रोक के तो देखे, ये तो कल ही होना है। जिनके आदेश हैं उनके आदेशों की धज्जियाँ तो कल ही उड़ जाएंगी है। कोई व्यक्ति आज कोर्ट में चला जाए, उनके आदेश पे आज ही रोक लग जाए। आप किसी को जश्न बनाने से, खुशी मनाने से कैसे रोक सकते? आप कल देखना, जैसे ही मैच इंडिया जीतेगा उसके बाद चंडीगढ़ की सड़कों पे पटाखे और नौजवान बच्चे, रात को आपको 2 बजे तक वैसे की वैसे खुशियाँ मनाते हुए नजर आएंगे। क्यों नहीं मनाएं खुशी? वर्ल्ड कप अगर हमारी टीम जीतती है खुशी मनाएंगे।